ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, समतल प्रगामी आवर्ती तरंग। इसमें आपको एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो डेफिनेशन समझने के लिए देखो, अब मान लीजिए हम ऐसी वेव पर विचार करेंगे जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और इस प्रकार की तरंग में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा अपन यहीं से एग्जाम में यहीं से स्टार्ट करना है कि मान लीजिए कोई प्लस एक्स डायरेक्शन में तरंग जा रही है, माना, ठीक है। और सबसे पहले हम उसका x इक्वल टू 0 यानी मूल बिंदु पर अगर उसका विस्थापन देखते हैं, मूल बिंदु पर हम उसका डिस्टरबेंस देखते हैं, तो हमने देखा था कि y जो है वो x और t पर जब डिपेंड कर रहा था, तो हमें प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वो क्या मिला था, हमें ओमेगा टी माइनस के एक्स, करेक्ट। अब हम क्या कहां पर देख रहे हैं, x इक्वल टू 0 पर, तो अगर x इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y 0t हो जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में ध्यान से रखना, a एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, और क्योंकि x इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं तो साइन ओमेगा t, ठीक है। और ओमेगा जो होता है हमें पता है t इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह रखोगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको ये a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, करेक्ट। टी जो है वो आवर्तकाल है, स्मॉल a आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम है, और y 0t क्या है, x इक्वल टू 0 लेकिन टाइम t पर कण का विस्थापन। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो डिस्टरबेंस है वो मूल बिंदु पर जनरेट हुआ और किसी बिंदु पर कितने टाइम बाद पहुंचा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, x बाई वी टाइम बाद ये पहुंचेगा, v वेलोसिटी से गया है तो कितना टाइम लगेगा, x अपॉन वी टाइम बाद पहुंचेगा, ठीक है। अब हम मूल बिंदु से x दूरी पर देखें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये मूल बिंदु से x दूरी पर अपन देखें तो वहां पर अगर अपन देखें तो जो डिस्टरबेंस होगा, मतलब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इस ऑब्जर्वर ने बोला कि भाई टी टाइम पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति बोलेगा नहीं नहीं डिस्टरबेंस अभी क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको डिस्टरबेंस कितने टाइम बाद दिखाई देगा, x अपॉन वी टाइम बाद दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x दूरी पर जो डिस्टरबेंस है वो मूल बिंदु पर जो डिस्टरबेंस है उसकी तुलना में x बाय वी टाइम बाद डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, करेक्ट। तो इसलिए t टाइम पर अगर हमें डिस्टरबेंस रिप्रेजेंट करना है तो एक्सप्रेशन ये आएगा। ये कैसे आएगा, देखो, क्योंकि हमने देखा था कि y एक्स टी जो था वो कितना था, a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूं a साइन ओमेगा, तो ओमेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो t माइनस के एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और के एक्स अपॉन ओमेगा आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना कि k अपॉन ओमेगा क्या था, हमने देखा था कि v इज इक्वल्स टू हमारा कितना था, ओमेगा अपॉन k था, तो 1 बाई वी कितना हो जाएगा, k अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये जो k अपॉन ओमेगा है, k अपॉन ओमेगा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वी। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a साइन, और ये जो ओमेगा है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, t माइनस, और ये आ जाएगा x अपॉन वी। और ये वही है जो एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है आई होप वो आपको समझ में आ चुका है। अब कुछ नहीं करना अपन को, ये जो था एक्सप्रेशन ये हमने प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव के लिए लिखा था। इसी तरह से अगर माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव के लिए लिखना है तो एक्स की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन जनरल अपन ने देखा था कि वाई एक्स टी जो होता है, प्लस एक्स में हमने पहले पढ़ा था ये डायरेक्शन में ये होता है और माइनस एक्स में ये होता है, दैट्स इट। ये इतना ही आपको लिखना है अगर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए पूछा जाता है तो, और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा प्रगामी तरंग की ऊर्जा और ऊर्जा अभिवाह, एनर्जी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव एंड एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी अलग चीज है, एनर्जी फ्लक्स अलग चीज है, एग्जाम में दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने एस एक्स स्थिति और टी समय पर इक्वेशन निकाल रखी है, और वो इक्वेशन नंबर 1 से में मिला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस y का t के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो कितना हो जाएगा, डेल y अपॉन डेल टी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पता है कि साइन का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और t का कोफिशिएंट कितना है, ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंदर का ऐसा ही रहेगा। फिर एक बार अवकलन कर देंगे,
तो यहाँ पे कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, तो ये माइनस यहाँ पे आ रहा है और साइन यहाँ पे आ जाएगा। ओमेगा फिर से एक बार बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और वो एज इट इज हो जाएगा। और फिर जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। क्योंकि हमें पहले निकालना है ऊर्जा। ऊर्जा हमारे पास होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी होती है दो टाइप की एनर्जी का टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल को डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। ये तो होता है पूरे आयतन में जितने मतलब जो वेव ट्रेवल कर रही है वो एक पर्टिकुलर माध्यम में कर रही होगी, और उस माध्यम में जितना द्रव्यमान है सभी कणों का मिला के पूरा द्रव्यमान जो है सबके लिए तो हाफ mv² हो जाएगा, मान लीजिए मास m है तो। लेकिन अगर आपको एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, देखो ये जो गतिज ऊर्जा होगी वो तो पूरे द्रव्यमान की होगी, और पूरा द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल V आयतन में है, तो कैपिटल V आयतन की गतिज ऊर्जा कितनी है, हाफ mv²। तो एकांक आयतन की कितनी हो जाएगी, एकांक आयतन की ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, 1/2m कैपिटल V से डिवाइड करेंगे और स्मॉल v का स्क्वायर। और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है, डेंसिटी, ठीक है, घनत्व, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा लिखनी है तो देखो एकांक आयतन में कंपन कर रहे कणों की गतिज ऊर्जा लिखनी है, वो 1/2 रो और वेलोसिटी हो जाएगी। विस्थापन आपने माना y, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, विस्थापन अपॉन समय का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ई के, यहाँ पर के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/2 रो डेल वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। और ऊपर आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर देखिए जिसमें अपन ने निकाला है ये डेल वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 को एक बार, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये था डेल वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करने से अपन को ये मैंने स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, देखो वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो फोर्स लग रहा होता है उसके विपरीत दिशा में किया गया कार्य जो होता है उसके टोटल के बराबर। तो माइनस का एफ डॉट डी आर जो होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा। तो यू जो है, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन वाई दिशा में ले रहे हैं, तो डी आर की जगह कितना हो जाएगा, डी वाई। तो माइनस का एफ डी वाई हो जाएगा, और 0 से लेके वाई तक की लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास माइनस का एफ डी वाई हो जाएगा। अब जो एफ होता है हमें पता है एफ कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। पर क्योंकि अपन एकांक आयतन ले रहे हैं तो एकांक आयतन के लिए इसको आयतन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एफ का फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू ए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रो को तो एज इट इज रहने दो, ये है त्वरण। त्वरण कितना होता है, अगर विस्थापन y है तो विस्थापन का 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो जो f है वो आपके पास हो जाएगा रो डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इस f की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और साथ में कितना हमारे पास dy है। अब डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू जो है, एक बार पॉज करके इक्वेशन नंबर 3 को आप देख लीजिए, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, ये रहा साइन वाला पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे ये रहा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू या तो ये या तो ये वाली भी रख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई था तो वो पुट करेंगे, ऑलरेडी फॉर्मूले में एक माइनस तो है, ये देखो एक माइनस ऑलरेडी है, एक हम यहाँ पे इसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का ए। और वाई डी वाई का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ये, वाई हमारा कितना था, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके पुट करेंगे तो इक्वेशन 5 मिल जाएगी। अब एकांक आयतन में अगर कुल ऊर्जा निकालनी है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाएगी। काइनेटिक का फॉर्मूला हमें ये मिला था, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें ये मिला था, दोनों में ये वाला पार्ट आ रहा है कॉमन, तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है।
अब एनर्जी जो होती है वो किस में दी जाती है, जूल में दी जाती है, पर क्योंकि आपने एकांक आयतन में लिया है इसलिए हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, वॉल्यूम से, और वॉल्यूम किस में होता है, मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में, इसलिए इसकी जो विमा है वो कितनी आ जाएगी, जूल अपॉन मीटर क्यूब। ये समतल प्रगामी तरंग के ऊर्जा घनत्व को व्यक्त करता है। ध्यान रखिए ये ऊर्जा घनत्व क्यों है, क्योंकि जब भी घनत्व आता है तो घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये ऊर्जा घनत्व हो गया। अब ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा अभिवाहन नहीं है। अभी तक हमें केवल एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा मिली है, लेकिन अगर हम फ्लक्स की बात करें तो तरंग जो होती है जब वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके लंबवत अगर अपन कोई एरिया रख दे तो इस एरिया को तरंग क्रॉस कर रही है और तरंग के अंदर ही उसकी एनर्जी निहित होती है। तो जैसे जैसे तरंग क्रॉस करेगी उसकी ऊर्जा भी इस क्षेत्रफल को क्रॉस करेगी। तो तरंग संचरण की दिशा यानी वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के लंबवत अगर हम एकांक क्षेत्रफल रख दें तो उस एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर यानी कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा गुजर रही है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में निकली हुई ऊर्जा की मात्रा को एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, दर का मतलब होता है एकांक समय। तो कुल मिला के हमें एनर्जी निकालनी है और एकांक क्षेत्रफल से निकालना है तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, और एकांक समय में निकालना है तो समय से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला चलिए निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत संचरित होने वाली तरंगे जो हैं वो सब 1 सेकंड में, क्योंकि हमें प्रति एकांक समय चाहिए, तो 1 सेकंड में अपने वेग के बराबर आयतन में निहित हो जाती है, अपने वेग के आयतन के बराबर निहित हो जाती है, इसको समझना है। तो वेव आपकी इस डायरेक्शन में मान लीजिए गई, ठीक है, इसके लंबवत मैंने कोई सर्कुलर एरिया रख दिया, आप चाहे तो ऐसा वाला एरिया भी रख सकते हैं, बात एक ही है, मैंने इतना एरिया रख दिया। ठीक है, अब यहां से ऊर्जा गुजर रही है और मुझे कितने सेकंड में निकालना है, मुझे वेट करना है कि 1 सेकंड तक ऊर्जा, क्योंकि काउंट करना है, क्योंकि मान लीजिए 0.1 सेकंड से शुरू होके और 1 सेकंड मतलब कि 0.2 सेकंड हो गए, तब भी ऊर्जा गुजर रही है, मुझे अपनी घड़ी चालू रखनी है, 0.3 सेकंड हो गए, 0.4 सेकंड हो गए, ये सारी जो ऊर्जा निकलेगी वो विद इन 1 सेकंड एकांक समय में गुजरी हुई ऊर्जा में ही काउंट होती जाएगी। जब 1 सेकंड हो जाएगा तो घड़ी रोक देनी है और फिर जितनी ऊर्जा आ गई हमारे पास में उस ऊर्जा को निकाल के काउंट करना है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा आ गई। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक तो जिस डायरेक्शन में वेव आ रही है यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लंबवत दिशा में एक सर्कल बना लेते हैं और एक सर्कल अपन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऊर्जा यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से हमने t बराबर 0 समय पे देखा और यहाँ पर अपना t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकंड में, तो जब 0 सेकंड में यहां से एंटर हुई और यहां से पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना लगा, 1 सेकंड लगा। तो ये जितनी भी ऊर्जा इस पहले वाले सर्कल से दूसरे वाले सर्कल में जितनी भी ऊर्जा पहुंचेगी वो सारी की सारी ऊर्जा कौन सी होगी, जिसने 1 सेकंड में तरंग के लंबवत वाले एरिया को पार कर लिया। क्योंकि पहले सर्कल को पार करेगी तो 0.1 सेकंड से स्टार्ट होगी और दूसरे वाले सर्कल तक पहुंचेगी तो 1 सेकंड कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन हमें तो पूरा का पूरा एकांक समय में लेना है। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, सारा का सारा पहले सर्कल से दूसरे सर्कल तक के, यानी ये बीच में जितनी भी एनर्जी है ये सारी की सारी एकांक समय में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस की हुई ऊर्जा के बराबर मानी जाएगी। आई होप आप मेरा पॉइंट क्लियरली समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो इस बेलनाकार आयतन में, इस बेलनाकार आयतन में जितनी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा कौन सी मात्रा मानी जाएगी, जिसने 1 सेकंड में एरिया को क्रॉस कर लिया। क्योंकि वो इस सर्कल से चाहे निकल गई हो पर इस सर्कल तक पहुंचने में उसने पूरा का पूरा 1 सेकंड ले लिया और पीछे से जितनी एनर्जी आ रही थी वो 1 सेकंड के अंदर अंदर आ गई। तो कितने आयतन में निहित हो गई, इस बेलनाकार आयतन में। अब इस बेलनाकार आयतन का हमें बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो तरंग है वो किस वेग से जा रही है, v वेग से जा रही है। कितने सेकंड t का, तो हमारे पास यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। तो स्पीड तो v है,
टी की वैल्यू हमने 1 सेकेंड रखी है, तो लेंथ कितनी आ गई v। तो इस बेलनाकार जो बेलन है, सिलेंडर है, उसकी लंबाई किसके बराबर हुई है, v के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी लंबाई किसके बराबर है, v के बराबर। और ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। पर क्योंकि हमें कहा गया कि क्षेत्रफल कितना लेना है, एकांक क्षेत्रफल लेना है, इसका मतलब साइड वाला जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी लेनी है 1, और h की वैल्यू कितनी मिली है v। तो आयतन कितना हो गया 1 इंटू वी, यानी कि v। तो इस बेलनाकार आयतन का जो वैल्यू है वो कितनी है v। तो कितनी ऊर्जा की मात्रा हमें काउंट करनी है, जितनी इस सिलेंडर के अंदर है, और इस सिलेंडर के आयतन में कितनी है v, मतलब आयतन का फॉर्मूला कितना है v। अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊर्जा घनत्व निकाला था, एनर्जी डेंसिटी निकाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा घनत्व हमें मिला था E। अब ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा। तो एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा अगर E है तो V आयतन में, V वेलोसिटी है ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल V जो वॉल्यूम था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तो एरिया था, और हमें एकांक क्षेत्रफल लेना है, और h की वैल्यू स्मॉल v यानी वेग के बराबर आई थी। तो कैपिटल V जो है वो आयतन है, स्मॉल v जो है वेलोसिटी है। पर जो आयतन का परिमाण आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी E है तो स्मॉल v आयतन में कितनी होगी, E इंटू वी। और ये आपकी जो एनर्जी है ध्यान रखना, वो एनर्जी एकांक क्षेत्रफल की भी है और एकांक समय की भी है, क्योंकि आपने दोनों चीजें कंसीडर करी है। इसलिए आपका जो एनर्जी फ्लक्स होगा वो ईवी होगा, और इस एनर्जी फ्लक्स को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत एकांक समय में संचरित होने वाली तरंग की कुल ऊर्जा पी जो है वो किसके बराबर होगी, ईवी। और इसे ही हम एनर्जी फ्लक्स कहते हैं। ई का फॉर्मूला ऊपर निकाल रखा था, 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया वी से, और इसका जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। कारण क्योंकि ये E इंटू वी है, E इंटू वी है। तो यहाँ पर हमारे देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एनर्जी एरिया से भी डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में लेना है, और समय से भी डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एकांक समय में लेना है। हम जानते हैं ऊर्जा प्रति सेकंड, ऊर्जा अपॉन सेकंड जो होता है उसे वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जो एनर्जी फ्लक्स है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। और यही जो ऊर्जा अभिवाह है, इससे ही ध्यान रखना, एग्जाम में आपको अगर तीव्रता पूछी जाए, तीव्रता या इंटेंसिटी पूछी जाए, तो जो एनर्जी फ्लक्स होता है उसी को तीव्रता कहते हैं यहाँ पे। तो आपके पास ये आई जो है, इसी पी को आई से भी डिनोट करते हैं, ये तरंग की तीव्रता होती है। फॉर्मूला वही रहेगा जो इक्वेशन 7 में है। ओके, दैट्स इट। ये हमारा था एक तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, उसकी एनर्जी डेंसिटी, और उसका एनर्जी फ्लक्स, और उसकी इंटेंसिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन।